खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे बोल तेरी रजा है क्या। तो बच्चों अपने आप में इतने काबिल बन जाओ कि ऊपर वाले को मजबूर होकर के बोलना पड़े कि बेटा बताओ आपको क्या चाहिए, आपका गोल क्या है, आपने क्या डिसाइड किया है, और जो डिसाइड किया है वो आपको मिलकर रहेगा। क्यों? क्योंकि आप औरों से अलग हैं, आप उसके काबिल हैं। ठीक है, तो चलो बच्चों आज आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल संतोष सर फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। मैं संतोष सिंह आपको आज फिजिक्स का टॉपिक लेके आया हूं। आज फिजिक्स चल रहा है बेटा, आपका ये फिजिक्स का टॉपिक है जो कि आपका एनडीए के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि एनडीए का फॉर्म निकल चुका है और इसका एग्जाम भी अप्रैल में है। ठीक है, एयरफोर्स के पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नेवी के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो बच्चे नीट की तैयारी करते हैं या आईआईटी की तैयारी करते हैं वो फिजिक्स वहां पे जो पूछा था उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे ये फिजिक्स का मैकेनिक्स का पोर्शन पढ़ाया जाएगा। आप जो बच्चे फिजिक्स पढ़ रहे हैं वो जान रहे होंगे मैकेनिक्स कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज इस मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 8 है, 8वां लेक्चर है, एक सीरीज से चल रहा है। ठीक है, हो सकता है इसमें कुछ क्लास पब्लिक हो, कुछ क्लास अनलिस्टेड हो। ठीक है, तो टॉपिक इनका होगा मोशन इन 1 डायमेंशन एंड मोशन इन 2 डायमेंशन। तो बेटा ये चीजें हैं, आपका ये चीज चलेगा। नया बैच प्रारंभ है, आप एडमिशन लेकर के अपना क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। क्योंकि बेटा देखो पब्लिक वीडियो बहुत कम होगी, है ना। क्लासेस आपका पेड क्लासेस है, उस पर सारी वीडियो होगी। हो सकता है इस पे लेक्चर सारे मिले या नहीं भी मिल सकते हैं। ठीक है, और जिन बच्चों को एडमिशन प्रोसेस के बारे में कोई जानकारी लेना है वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। पढ़ाया क्या जाएगा बेटा वो मैं आपको बता दूं। देखो पढ़ाने के लिए यहाँ पे जो चीजें हैं वो आपका यहाँ पे जो टीचिंग होगा वो किस किस चीज के लिए होगा तो वो मैं आपको बता दूं बेटा। यहाँ पे आपको जो पढ़ाया जाएगा वो बच्चा नीट के लिए, नीट के लिए कोई भी बच्चा अगर फिजिक्स इंडिविजुअल पढ़ना चाहता है तो फिजिक्स पढ़ सकता है इंडिविजुअल। ठीक है, केमिस्ट्री इंडिविजुअल पढ़ना चाहता है तो केमिस्ट्री इंडिविजुअल पढ़ सकता है, और वो कंबाइंड टोटल कंप्लीट कोर्स करना चाहता है जूलॉजी बॉटनी भी तो कंप्लीट कर सकता है, वो नीट के लिए है। ठीक है, जो बच्चा आईआईटी का बच्चा होगा, ठीक है, उसके लिए फिजिक्स और मैथ्स की क्लासेस यहाँ पे मिलेंगी, इंडिविजुअल क्लासेस मिलेंगी, और इसके साथ केमिस्ट्री की भी इंडिविजुअल क्लासेस मिलेगी। अगर वो कंप्लीट पैकेज में आना चाहता है तो कंप्लीट पैकेज में आ सकता है। ठीक है, दूसरा चीज बेटा यहाँ पे जो है आपका एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, ठीक है, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, इनकी कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो यहाँ पे आपके बेटा जो मेन डिमांडिंग सब्जेक्ट होते हैं वो आपका क्या है, मैथमेटिक्स है, मैथ्स है, फिजिक्स है और इंग्लिश है। जैसा कि सभी बच्चे जानते हैं ये आपको वहां पे इंडिविजुअल सब्जेक्ट के रूप में मिल जाएगा। साथ में अगर आप जनरल स्टडी चूज करना चाहते हैं, अगर आप सीडीएस की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई बच्चा इसमें सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहा है या एफकैट का प्रिपरेशन कर रहा है या इसका टेरिटोरियल आर्मी का प्रिपरेशन कर रहा है या आईनेट की प्रिपरेशन कर रहा है, उस बच्चे के लिए अगर इनके अलावा अगर वो जीएस का भी क्लास चाहता है तो जीएस का भी क्लास इंडिविजुअल भी मिलेगा और कंबाइंड बैच मिलेगा। तो आपके क्लासेस यहाँ पे बेटा आईआईटी नीट के लिए है, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, और एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, सीडीएस, टीए, इन सब के लिए कंप्लीट पैकेज है। आप जो भी पढ़ना चाहते हैं फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश, जीएस, जो भी पढ़ना चाहते हो कंबाइंड भी है। और अगर आप इंडिविजुअल कोई एक सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो एक सब्जेक्ट भी है। कभी कभी होता है कई बच्चे एक बार पढ़ाई कर चुके होते हैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में या कहीं पे भी, तो उनका जो सब्जेक्ट वीक होता है, जो फंसता है, लगता है कि एक सब्जेक्ट वीक है, कभी कभी वो इंडिविजुअल सिंगल सब्जेक्ट खोजते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पे चीजें अवेलेबल है। और इनमें अगर किसी को कोई डाउट्स होगा, जो चीजें पूछना है वो आप इस नंबर पे पूछ सकते हैं। वो नंबर आपको मैं बता दे रहा हूँ बेटा, वो नंबर होगा 8858748437। अगर आप
प्रयागराज से बाहर के बच्चे हैं, ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप इस कॉन्टेक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और किस तरह से ज्वाइन करना है ये सारे प्रोसीजर पूछ सकते हैं। और अगर आप प्रयागराज में हैं तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस आपके लिए अवेलेबल है, आप क्लास कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, कोर्स स्टार्ट करते हैं। जैसा कि बच्चों देखो, आज टॉपिक आपका लिखा हुआ है वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है ना, यहां पे लिखा हुआ है वन डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है, ये एक विमीय गति होता है, एक विमीय गति होता है या एक दिशा की गति होता है, एक दिशा की गति, ये एक दिशा की गति होती है या एक विमा का गति होता है। ठीक है, अब बच्चा देखो इसमें कई चीजें पूछा जाता है आपसे, कई चीजें पूछा जाता है, तो उसमें मैं आपको डिस्कस कर दूं यहाँ पे। जैसे आपका कभी कभी कई बच्चों से क्लास में पूछा जाता है ऑफलाइन के क्लासेस में कि भाई डिस्टेंस क्या है, दूरी क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, विस्थापन क्या है। तो वहां पे कुछ बच्चे तो बताते हैं, लेकिन कुछ बच्चों का क्लियर ही नहीं होता कि विस्थापन किसको कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं, या डिस्टेंस किसे कहते हैं। ठीक है, तो बेटा आज आपका बेसिक से क्लास चलेगा। ठीक है, वन डायमेंशनल मोशन का ये बेसिक क्लासेस होगा, जैसा कि सारे चैप्टर में आपको बताया गया है। ठीक है बेटा, देखो वन डायमेंशनल में डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस को हम कहते हैं दूरी, डिस्टेंस को कहते हैं दूरी। ठीक है, तो मैं यहां पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं कि होता क्या है एक्चुअली। और डिस्प्लेसमेंट को हम बोलेंगे बेटा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इसको हम कहते हैं विस्थापन, विस्थापन। अगर डिस्प्लेसमेंट को हम डी से दिखाएं और दूरी को अगर हम एस से दिखाएं, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है बेटा, देखो ऐसे सिचुएशन में ऐसा भी हो सकता है कि कोई पॉइंट ए है, यहां से कोई आदमी चलना शुरू किया, 5 किलोमीटर चला, फिर इसके बाद ये आ गया पॉइंट बी पर, फिर यहां से ये दाएं घूमता है, फिर यहां से ये चलता है 10 किलोमीटर, आ गया ये पॉइंट सी पर, फिर पॉइंट सी से पॉइंट ए की तरफ चला पॉइंट डी पर, और फिर ये चलता है 5 किलोमीटर। ठीक है, अब बच्चा ऐसे सिचुएशन में पूछ लिया जाए कि दूरी कितना चला, तो भाई दूरी का मतलब होता है कुल लंबाई, दूरी का मतलब होता है कुल लंबाई, टोटल लेंथ, टोटल जितना आपने चला। ठीक है, अच्छा बेटा जो दूरी होता है वो अदिश राशि होती है, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, एंड यहां पे आप देखोगे ए से बी तक 5 किलोमीटर, बी से सी तक 10 किलोमीटर और सी से डी तक 5 किलोमीटर, तो कितना हो गया 5, 10, 15, 5, 20। तो बच्चा यहाँ पे दूरी डिस्टेंस स्केल्ड हो जाएगा आपका 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर है ना। अब भैया अगर हमें इसमें निकालना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट क्या है, विस्थापन क्या है, तो विस्थापन दूरी ही होता है, लेकिन किस तरह की दूरी होता है, जहां से आप चलते हैं और जहां पहुंचते हैं उसके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, न्यूनतम दूरी होता है, वही आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। तो भैया आप चलते कहां से हैं, ए से, और पहुंचते कहां पे हैं, डी से, तो इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये तो कभी नहीं होगा कि ए से बी तक जाए, बी से सी तक जाए, फिर सी से डी तक आए, ऐसा तो कभी नहीं होने वाला है। ये होगा क्या, ए से डी तक आना है तो ये बोलेगा यार शॉर्टकट मारेंगे उतना घूम कर जाएंगे, तो ये शॉर्टकट जो रास्ता है यही आपका है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। माने डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन क्या होता है, जब आप जहां से चलते हैं और जहां की तरफ जा रहे हैं इनकी दिशा फिक्स होती है। अगर आप इधर से इधर आ रहे हैं तो इनकी दिशा ये है, और अगर आप यहां से देख रहे हैं कि आप चले कहां से हैं तो उसकी दिशा इधर है। तो विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है, फिक्स होता है, और ये आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो बेटा इतना डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगर ये 5 है, ये 5 है, ये 10 है, तो ये भी क्या होगा 10 होगा। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट आपका आ जाएगा बच्चा यहाँ पे। डिस्प्लेसमेंट की बात अगर हम करेंगे तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आपका डी बराबर आ गया 10 किलोमीटर।
इसका मतलब सेम फिगर में मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कंपेयर कर रहा हूं। इसका मतलब आप यहां से ये बता सकते हो कि भैया ये जो दिखा रहे हैं और ये जो दिखा रहे हैं, इनका एक निचोड़ ये आता है कि दूरी जो है वो विस्थापन से बड़ा होता है। ये निचोड़ आया, दूरी विस्थापन से बड़ा होता है, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। इस एग्जाम्पल से ये निचोड़ आप मिला, ठीक है। ये निचोड़ अभी मिला, ये फाइनल नहीं है। आपके एनडीए में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो मैं उस फार्मूले को जनरेट करके ला रहा हूं जो पूछा हुआ है। आपसे पूछा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है, तो मैं उसी को निकाल रहा हूं, वही फार्मूले पे आ रहा हूं मैं। अच्छा बेटा देखो, एक चीज और ये कह दिया जाए कि जैसे ये कह दिया कि कोई बच्चा है मोनू, अक्सर आप लोग मेरे एग्जाम्पल में मोनू को देखते थे ऑफलाइन के क्लासेस में, और मोनू को देख रहे हैं। तो जैसे मान लिया बेटा कोई बच्चा है, वो ए से बी तक 20 किलोमीटर का डिस्टेंस चल करके आ रहा है। तो बच्चा अगर ये ए से बी तक 20 किलोमीटर का डिस्टेंस चल करके अगर आ रहा है, तो ऐसे केसेस में ए से बी तक दूरी कितना चल रहा है। अब भैया ये तो वन डायमेंशनल मोशन की बात होगी, जो कि एक सीधी रेखा में चल रहा है। तो अब यहाँ पे दूरी कितना हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे दूरी हो जाएगा बच्चों, घबराना नहीं है, दूरी भी यही हो जाएगा। ए से बी तक सीधी रेखा में जा रहा है, तो कुल लंबाई कितनी हुई ए से बी तक 20 किलोमीटर। तो इस केस में आपका दूरी कितना हो गया, डिस्टेंस हो गया भैया 20 दिया है 20 किलोमीटर, हाँ 20 किलोमीटर, ठीक है। दूसरा चीज, अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, विस्थापन, तो ये चला कहां, ए से चला है, बी तक पहुंचा है। ए से बी तक न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगा, चूंकि ऑलवेज ये स्ट्रेट लाइन है, ये एक सीधी रेखा पहले से है, इसका मतलब इसका शॉर्टेज डिस्टेंस भी यही होगा। तो शॉर्टेज डिस्टेंस जो होगा ए से बी तक का, वो डिस्प्लेसमेंट होगा, माने ए से बी तक न्यूनतम दूरी जो होगा विस्थापन होगा। तो विस्थापन इसमें कितना हो जाएगा भैया 20 किलोमीटर। तो यहाँ पे विस्थापन भी आपको पता चल गया, ये कितना हो गया 20 किलोमीटर। अब बच्चा देखो इस केस में क्या था, ये पहला वाला केस था आपका, ये पहला केस था, ये दूसरा केस डिस्कस कर रहा हूं, दूसरा वाला फिगर जो बना है। अब देखो यहाँ यस बराबर भी 20 किलोमीटर है और डी बराबर भी 20 किलोमीटर है। इसका मतलब बच्चों हम क्या कर सकते हैं, ये हम कह सकते हैं कि इस केस में अगर कोई स्ट्रेट लाइन चल रहा है, सीधी रेखा में चल रहा है, तो वहां पे भैया दूरी और विस्थापन दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। इसका मतलब कोई भी बॉडी अगर एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, वन डायमेंशनल मोशन में है, तो वहां पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होते हैं, दूरी और विस्थापन दोनों बराबर होते हैं। तो बेटा अगर हम इन दोनों को मिला दें तो हमारा एक नया इक्वेशन बनता है, जो कि आपके पूछा गया था आपके एनडीए एग्जाम में, और उससे लिखा जा सकता है कि भैया जो दूरी होता है ना, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा विस्थापन के। तो यही आपके एनडीए का क्वेश्चन था। तो इन्होंने दिया था, इफ डिस्टेंस इज s एंड डिस्प्लेसमेंट इज d, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। अगर दूरी s है, विस्थापन कैपिटल D है, तो कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन थर्ड आपका दिया हुआ था, ये ऑप्शन, पहला ऑप्शन ये दिया था, दूसरा ये दिया था, तीसरा ये दिया था, चौथा और भी कोई दिया था, नन ऑफ दिस करके। तो बेटर जो एग्जाम्पल है इन तीनों में वो ये है, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, तो आपको ऑप्शन देख करके इस तरह से चलना चाहिए। बहुत छोटी चीजें थी, इस पे डिस्कशन नहीं करना चाहिए था मुझे दूरी विस्थापन के बारे में, लेकिन कभी कभी बच्चे इस छोटी चीजों को भी नहीं जानते हैं बेटा, इसलिए मुझे यहाँ पे डिस्कस करना पड़ा। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आ रहा है बच्चों, तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसको लाइक किया करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसको सब्सक्राइब करो, और दूर दूर तक और बच्चों तक पहुंचाओ जो बच्चे पढ़ रहे हैं, 11th में पढ़ रहे हैं, 12th में पढ़ रहे हैं, या वो टीजीटी का एग्जाम देना चाहते हो, पीजीटी का एग्जाम देना चाहते हैं, नेट का, आईआईटी का, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो इस वीडियो को देख सके अच्छे से, इसका फायदा भी उठाएं, ठीक है बच्चों। तो ये आपका काम है, आपको समझाना मेरा काम है, और जितना समझा रहा हूं उतना आप पढ़ लेंगे तो आपका सिलेक्शन भी कंफर्म है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो आपका आ गया। अब बड़ा देखो दूसरा चीज, थोड़ा सा अब मैं फास्ट चलता हूं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो गया, मैं स्पीड पे आता हूं, ठीक है। आपका ये टॉपिक है स्पीड, स्पीड, ठीक है, स्पीड, इसको हम कहते हैं चाल, ठीक है ना।
स्पीड होता है चाल, इसको दिखाते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये होता क्या है भैया, अगर कोई कार है, अगर कोई कार है, ये स्मॉल टी समय में यहां से यहां तक अगर डी दूरी तय करती है, टोटल यहां से चलकर यहां तक, तो चाल बराबर होता है स्पीड इक्वल टू हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू, स्पीड को एस से दिखाते हैं तो ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, दूरी बटे समय, ठीक है। ये दूरी बटा समय होता है। और आपका एक क्वेश्चन इसका भी फिक्स होता है इंडियन एयर फोर्स में, ठीक है। तो ये नहीं पूछेंगे दूरी बटा समय, वो औसत चाल पूछते हैं। तो इस तरह से बेटा बोल दिया गया कोई कार जो है 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में जा रही, तो उसका स्पीड क्या होगा। तो दूरी कितना हो गया 20 किलोमीटर, टाइम कितना हो गया 2 घंटे, तो 20/2 बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटे उसका स्पीड हो गया, ठीक है। अच्छा, एक चीज और आपको ध्यान देना है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो कभी, तो आप क्या करोगे, 1 किलोमीटर पर आवर ये बराबर होता है, अगर मीटर में बदलना चाहते हो तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है 1000 मीटर, और 1 घंटे में कितना सेकंड होगा 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 गुणे 60 3600, तो 1000/3600, या इसको हम बोलेंगे 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो ये चीजें होता है, या 1 मीटर पर सेकेंड आपका अगर कोई चीज आ जाए तो हम इसको क्या करते हैं, उसमें 18/5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर। तो आप इनको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बेटा देखो, इनमें कुछ चीजें और चलती हैं, कुछ चीजें और क्या है, जैसे आपका कह दिया औसत चाल, है ना, जैसे कह दिया औसत चाल, इन्होंने कह दिया औसत चाल, औसत चाल, औसत चाल इसको बोलते हैं एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। अगर बेटा इसको SAV से दिखाएं तो ये होता क्या है बेटा, देखो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय, माने एवरेज स्पीड, औसत चाल इक्वल टू कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ये होता है कुल दूरी और बटे टोटल टाइम, टोटल टाइम, टोटल टाइम, इसको हम कहेंगे कुल समय, ठीक है। तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय, और इस पर न्यूमेरिकल आता है आपका, एनडीए में भी आएगा, एयरफोर्स में भी आएगा, इस पे क्वेश्चन आपका आएगा, जरूर आएगा, ठीक है। अच्छा बेटा, वो क्वेश्चन आता कैसे है, ठीक है, तो उसको बताने के लिए मुझे इधर थोड़ा सा डिलीट करना पड़ेगा, तो मैं थोड़ा सा डिलीट कर दे रहा हूं, ठीक है। बेटा देखो इसमें कई चीज है, ठीक है। जैसे इन्होंने दे दिया कि A से B तक का कोई डिस्टेंस है और B से C तक का कोई डिस्टेंस है, जैसे इन्होंने दे दिया कि कोई कार A से B तक की D1 दूरी और B से C तक की D2 दूरी, यहां पे T1 बराबर T1 घंटे में चल रहा है और B से C तक T2 टाइम लगा रहा है, तो औसत चाल क्या हो जाएगा, तो बेटा देखो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कुल दूरी, तो कुल दूरी में हम क्या करेंगे, A से C तक टोटल डिस्टेंस हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा D1 प्लस D2, तो हो जाएगा D1 प्लस D2 अपान कुल समय, तो यहां से यहां तक टाइम लग रहा है T1, ये हो जाएगा T2, ये आपका फार्मूला बन गया, ठीक है। बेटा देखो ऐसे केसेस में इनका फार्मूला ये बन जाता है। दूसरा चीज अगर हम डिस्कस करें यहां पे, अगला
बड़ा देखो, जैसे इन्होंने ये कह दिया कि कोई बस है जो ए से बी तक 100 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है, 3 आवर में 3 घंटे में तय करता है, और बी से सी तक की 50 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करता है, तो इसकी औसत चाल क्या हो जाएगी? तो बेटा इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो अब ध्यान दो, यहां पे औसत चाल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? कुल दूरी। तो भैया ये कितना चला? ए से बी तक चला 100 किलोमीटर और बी से सी तक चला 50 किलोमीटर, तो कुल कितना चल गया बेटा? 100 प्लस 50 कितना हो गया? 150। तो टोटल डिस्टेंस हो गया 150, बट टोटल टाइम कितना हो जाएगा? अच्छा भैया, ए से बी तक 3 घंटा लगाया और बी से सी तक इन्होंने कितना लगाया? 2 घंटे। तो 3 और 2 कितना हो गया? 5। तो ये घंटे हो गया 5। इसका मतलब आप भाग दे देंगे तो 5 से 15, ये 30 आ जाएगा। इसका मतलब औसत चाल हो गया 30 किलोमीटर पर आवर, है ना बच्चा? तो इस तरह से कोई क्वेश्चन आए कि कोई बस है या ट्रेन है या आदमी है, मोनू है, साइकिल से चल रहा है, अगर वो इतना दूरी इतने समय में चलता है, फिर वहां से इतनी दूरी इतने समय में चलता है, फिर वहां से इतनी दूरी इतने समय में चलता है, तो आप क्या करोगे बच्चा? टोटल डिस्टेंस जोड़ देना बटे टोटल टाइम ऐड कर देना और डिवाइड कर देना, रिजल्ट आपका आपके सामने होगा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन इसमें और भी आते हैं, बोलना नहीं बेटा, एक क्वेश्चन इसमें आएगा एनडीए में, ठीक है, और कहीं भी आए, नीट में भी आ सकता है, कहीं भी आए तो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत आराम से बता रहा हूं और बहुत स्लो बता रहा हूं। ठीक है, ये सब बेसिक चीजें बच्चों को जानकारी होनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं भी है तो मैं मान लेता हूं कि 0 लेवल से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, लेकिन इसके बाद अगला क्लास इससे और ऊपर होगा, अगला लेक्चर। ठीक है, अब बेटा देखो, कभी ऐसा दे दिया जाए कि कोई भी बस है जो ए से बी तक D1 दूरी चल रहा है और बी से सी तक D2 दूरी चल रहा है। ठीक है, अच्छा, ए से बी तक जो चल रहा है इसका स्पीड है S1 और बी से सी तक जो चल रहा है इसका स्पीड है S2, है ना बेटा? तो ए दे दिया जाए, कोई बस है जो ए से बी तक D1 दूरी S1 स्पीड से चलता है, बी से सी तक D2 दूरी S2 स्पीड से चलता है, तो भैया हम क्या करेंगे? फार्मूला में बना देता हूं, फार्मूला बनाने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट कैलकुलेशन पे मैं सॉल्व करता हूं, लेकिन फार्मूला भी बता देता हूं। तो औसत चाल क्या होगा? औसत चाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कुल दूरी, तो कुल दूरी D1 प्लस D2 बटे कुल समय T1 प्लस T2। यही आपने पढ़ा है। अब बोलोगे सर ने तो समय बताया था, यहां तो समय आया ही नहीं, लोचा हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। अरे भैया, समय नहीं दिया है तो समय निकाल लो ना। चाल बराबर दूरी बटा समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये D1 दूरी S1 स्पीड से चलता है, तो इसका मतलब T1 बराबर क्या आ जाएगा? D1 अपॉन S1। और ये D2 दूरी S2 स्पीड से चलता है, इसका मतलब T2 बराबर क्या आ जाएगा? D2 अपॉन S2। रख दो बेटा, इसमें हो जाएगा D1 प्लस D2 अपॉन D1 अपॉन S1 प्लस D2 अपॉन S2। हो गया, बस खत्म कहानी। ठीक है ना? अब आप बोलोगे कि इसको सर प्रैक्टिकल में अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो कैसे होगा? तो बेटा बहुत आसान है, बहुत आसान है, सच में बहुत आसान है। देखिए कैसे होगा। जैसे इन्होंने कह दिया कि कोई बस है ए से बी तक 100 किलोमीटर की दूरी, ये S1 बराबर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, और बच्चा ये बी से सी तक की 100 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। तो इस बस की औसत चाल ज्ञात कीजिए। एवरेज स्पीड पूछ रहा है ना? तो कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। औसत चाल बराबर क्या होगा बेटा? एवरेज स्पीड इक्वल टू हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है ना? मत रटो फार्मूला, मत फार्मूला पढ़ने की जरूरत ही नहीं, मत पढ़ो। एक फार्मूला जानना, चाल बराबर दूरी बटा समय, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो बच्चा जब हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो हम क्या पाएंगे
एवरेज स्पीड बराबर हो जाएगा, यही सॉल्व कर देता हूं इतने स्पेस में, औसत चाल एवरेज स्पीड बराबर हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। अच्छा बेटा टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 100 किलोमीटर प्लस 100 किलोमीटर, तो 100 अब हमने यहाँ d1 प्लस d2 लिखा था क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू हमें फिक्स नहीं था क्या, यहाँ पे 100 किलोमीटर है, तो 100 किलोमीटर प्लस 100 किलोमीटर बराबर 200 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 200, दूरी की जगह हो जाएगा 200। यहाँ पे t1 प्लस t2 था, तो t1 कितना हो जाएगा भाई, इतना किलोमीटर इतनी स्पीड से चल रहा है, तो यहाँ पे इनका t1 बराबर कितना हो जाएगा 100/40, ये हो जाएगा 2.5 किलोमीटर पर आवर। और t2 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो यहाँ t2 बराबर कितना हो जाएगा बेटा 50 दूनी 100, 2 घंटे। तो t1 प्लस t2 कितना हो गया 2.5 प्लस 2, इसका मतलब 2 प्लस 2.5, ये हो जाएगा 4.5, या आप कह सकते हो 200 गुणे 45, दशमलव ऊपर 10 गुणा कर दीजिए, हो गया। अब आपका कैलकुलेशन आ गया, अब इसको कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है ना बेटा। तो ये सॉल्व कर लीजिए, आपका स्पीड आ गया, औसत चाल कितना हो गया, है ना। तो ये चीजें था अभी, इसका मतलब हमने पढ़ा एवरेज स्पीड औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, चाहे वो बस से जाइए, चाहे ट्रेन से जाइए, चाहे मोटरसाइकिल से जाए, चाहे जो कुछ भी चलने वाली चीज है चले, अगर वो कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है, कुछ टाइम ले रहा है, स्पीड लग रहा है, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम का फार्मूला होता है, और एवरेज स्पीड औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है। आया हुआ है आपका एनडीए का क्वेश्चन, सहयोग है कि मैथ में भी आता है और फिजिक्स में भी आता है, ठीक है, दोनों में आपको फायदा मिलेगा ये, ठीक है। चलिए अभी इनका डिस्कशन बाकी है, कुछ बच्चे रट लेते हैं फार्मूला कि औसत चाल बराबर बराबर दूरी चलता है, तो औसत चाल बराबर 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2, मत रटो यार, कोई फार्मूला मत रटो, बस इतना जानिए आप कुल दूरी बटा कुल समय, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बस इसके अलावा कुछ नहीं रटना है। चलिए तो मैंने यहाँ पे एक केस डिस्कस किया कि इन्होंने टाइम दे दिया है, डिस्टेंस दे दिया। अच्छा अगर इन्होंने ठीक है शुरू में दूरी अगर ना दे, ये बता दिया समय स्पीड इतने समय में चल रहा है, तब क्या हो जाएगा। चलो ठीक है, मजेदार क्वेश्चन है बेटा। देखो हमने आपको एक टाइप ये डिस्कस किया जिसमें आपका दूरी दिया गया, समय दिया गया। दूसरा टाइप ये डिस्कस किया जिसमें आपका इन्होंने दे दिया ए से बी तक दूरी दे दिया गया और स्पीड दे दिया गया, है ना। अब तीसरा डिस्कस करता हूं जहां पे आपको स्पीड दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा और डिस्टेंस नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तब क्या होगा, लेकिन एक क्वेश्चन इस पे और डिस्कस कर लेता हूं, है ना। जैसे कभी क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन आ गया कि कोई बस है जो ए से बी तक 100 किलोमीटर की दूरी 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है, ठीक है। और बी से सी तक 100 किलोमीटर की दूरी 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो औसत चाल बताइए। तो बेटा देखो एवरेज स्पीड पूछ रहा है, औसत चाल बताइए। तो कुछ बच्चे रट लेते हैं फार्मूला, वो क्या करते हैं 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2 कर देते हैं, तो कितना आ जाता है 2 गुणे 20 गुणे 25 बटे 20 प्लस 25 45, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 45 कर लेते हैं यहां पे, तो ये आ जाता है 5 चौक 20 5 9 45, ठीक है। और ये हो जाता है फिर 25 चौका 100 200 बटे 9, ये 200 बटे 9 आ जाता है, ठीक है। ये उनके साथ होता है जो रट लेते हैं, औसत चाल बराबर ही होता है। लेकिन जो रटा नहीं है बच्चा वो कैसे सॉल्व करेगा, तो हमारे बताए हुए मेथड से सॉल्व करेगा। औसत चाल बराबर होता है बेटा कुल दूरी बटा कुल समय। तो देखो कुल दूरी कितना हो जाएगा 100 प्लस 100, इसका मतलब डायरेक्ट आप लिख दो 200, ठीक है। ये
समय कितना हो जाएगा, यहाँ पे T1 निकाल लेंगे, इसका T1 क्या होगा, दूरी बटे चाल, तो 20 25 100, यहाँ पे आ गया 5, है ना। यहाँ पे T2 कितना आ जाएगा, दूरी बटे चाल 100 बटे 25, 25 चौका 100, ये आ गया 4, तो कितना आ गया बच्चे, 200 बटे 9 हो गया। तो कौन आगे जा रहा है, रटने वाला या आप कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर रहे हो, वो बात बराबर है। आप इसमें भी बहुत कम समय में सॉल्व कर रहे हो और इस पर भी बहुत कम समय में सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। बशर्ते बच्चों ये फार्मूला तो आपका चलेगा जब D1 D2 दिया है, लेकिन जब दे देगा कि A से B तक 100 किलोमीटर, B से C तक 100 किलोमीटर, C से D तक 100 किलोमीटर और D से E तक 100 किलोमीटर, अलग अलग स्पीड से चलता है ना, तो आपका ये उड़ जाएगा, ये सब फार्मूला ना उड़ जाएगा, किसी काम का नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट पता है तो आएगा काम से। आप रखते चले जाइए, कुल दूरी D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4 D5 D6 D7 डैश डैश डैश, जितना दूरी दिया गया अपन टाइम T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डैश 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 डैश, जितना टाइम दिया गया है ना। तो आप आसानी से इन चीजों को रख सकते हो और इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा और आप इनको अच्छे से एंजॉय भी किए होंगे, ठीक है। अब तीसरा टाइप जो पूछा जा सकता है आपसे, उसका डिस्कशन कर रहा हूं। वीडियो लंबा बन रहा है बेटा, टॉपिक में केवल अभी स्पीड ही पढ़ा पा रहा हूं। स्पीड के बाद आपका आएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड आएगा, फिर वेलोसिटी आएगा, एक्सेलरेशन आएगा, लेकिन स्पीड भी लंबा खींच रहा है। तो इसको इसलिए खींच रहा हूं क्योंकि एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते हैं, कहीं आप गलत न कर बैठे। बहुत अच्छे से कॉपी पेन लेकर के बैठिए, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और मेरे साथ साथ खुद सॉल्व करिए, ठीक है। एंजॉय करिए, खुद सॉल्व करिए, मजा आएगा आपको और अच्छे से सीखोगे बेटा, और एग्जाम में इसका क्वेश्चन कंफर्म है, आता ही आता है, ठीक है। चलिए अगला इनका जो टाइप ये पूछ सकते हैं भैया, वो तीसरा टाइप ये पूछ सकते हैं। हमने अभी दिया डिस्टेंस दिया और स्पीड दिया, डिस्टेंस दिया और टाइम दिया, है ना। अब हम स्पीड और टाइम देते हैं, डिस्टेंस नहीं देंगे, ठीक है। तो भैया कह दिया कि कोई बस है जो A से B तक नहीं डिस्टेंस नहीं देना, A से B तक S1 स्पीड से चल रहा है और टाइम लगा रहा है T1, है ना। B से C तक S2 स्पीड से चल रहा है और टाइम लगा रहा है T2, और C से D तक S3 स्पीड से चल रहा है और टाइम लगा रहा है T3, है ना। तो पूछ लिया जाए कि एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, औसत चाल क्या हो जाएगा, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, तो बच्चा एवरेज स्पीड या औसत चाल होता है कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। कुल दूरी बटे कुल समय। अच्छा बच्चों अब इसमें हम क्या करेंगे, कुल दूरी में क्या करेंगे, यहां से यहां तक तो दूरी पता नहीं है, तो चलो कोई बात नहीं, कुल समय लिख लेते हैं। कुल समय यहां से यहां तक कितना समय ले रहा है, T1, यहां से यहां तक T2, यहां से यहां तक T3। तो बच्चों कुल कितना समय लिया, एक जगह से दूसरे जगह 2 घंटा, दूसरे जगह तीसरे जगह 3 घंटा, तीसरे जगह चौथे जगह 4 घंटा, तो कुल कितना हो गया, 4 3 7 2 9, टोटल 9 घंटे हो गए, है ना। तो उसी तरह से ये यहां से यहां तक T1 टाइम, यहां से यहां तक T2, यहां से यहां तक T3, तो टोटल टाइम हो जाएगा भैया T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डेड डैश, और आगे देता तो और आगे बढ़ा देते हैं। दूरी नहीं दिया है तो हम यहां से यहां तक के बीच की दूरी निकालेंगे बेटा। तो ये दूरी क्या हो जाएगा, D1 अगर मान लिया यहां से यहां तक के बीच की दूरी है D1, और यहां से यहां तक के बीच की दूरी है D2, और यहां से यहां तक के बीच की दूरी है D3, तो भैया हम लिख देंगे D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4, ऐसे लिखते चले जाएंगे। लेकिन भैया यहाँ पे D1 बराबर दिया नहीं है, D1 दिया नहीं है, दूरी दिया नहीं है, तो ये D1 क्या हो जाएगा बेटा, दूरी चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा
D1 इक्वल हो जाएगा S1 इंटू T1, है ना। तो उसी तरह से D2 भी आ जाएगा S2 इंटू T2, उसी तरह से D3 आ जाएगा S3 इंटू T3। तो यहाँ पे क्या लिख देगा बच्चा, S1 T1 प्लस S2 T2 प्लस S3 T3 डैश डैश डैश, ऐसे करते चले जाएंगे, हो गया हमारा काम। औसत चाल हम इस तरह से निकाल लेंगे, ठीक है। अब बच्चों अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन दे दिया जाए तब क्या हो, अगर कोई क्वेश्चन इसी तरह से दे दिया जाए तब आप कैसे सॉल्व करोगे। तो बेटा देखो, अगर कोई क्वेश्चन दे दिया जाए आपका ए से बी तक कोई कार है, S1 बराबर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और T बराबर 2 घंटे तक चल रहा है ना। और B से C तक S2 बराबर इसका स्पीड हो गया 25 किलोमीटर पर आवर और T बराबर ये 3 घंटे का समय ले रहा है। T1 2 ले रहा है, यहाँ पे 3 घंटे का समय ले रहा है, ठीक है, 3 घंटे का। और C से D ये S3 बराबर चल रहा है 50 किलोमीटर पर आवर से और यहाँ पे टाइम जो ले रहा है वो 4 घंटे का ले रहा है। तो ऐसे केसेस में औसत चाल क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा देखो, मुझे सॉल्व करना हो तो मैं तो बड़ा आराम से एक लाइन में कर दूंगा, लेकिन आपको सॉल्व करना है इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। समझा क्या रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन आ गया, ये फार्मूला वूर्मूला मत देखना, ठीक है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आना बेटा, ठीक है। और दिमाग में एक चीज चलना चाहिए कि संतोष सर ने आपको बताया है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटा समय, ये बताया है संतोष सर ने। बस सर के बताए हुए रास्ते पे चलूंगा, एग्जाम तो चुटकी में निकलेगा, ऐसा कॉन्फिडेंस रखना। तो सर ने क्या बताया बेटा, सर ने ये बताया है कि औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल समय कितना हो जाएगा भैया, यहाँ 2 घंटा लगा रहा है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 3 घंटे लगा रहा है और यहां से यहां तक 4 घंटे लगा रहा है। तो कुल समय ये हो गया, कुल घंटे इतना हो गया। अच्छा, दूरी कितना चलेगा, तो बेटा देखो A से B तक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है और 2 घंटे तक चल रहा है। इसका मतलब 1 घंटे में 20 किलोमीटर चल रहा है तो 2 घंटे में कितना चलेगा, 40 किलोमीटर। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, 20 गुणे 2 बराबर 40 किलोमीटर। तो A से B तक की दूरी आ गई 40 किलोमीटर प्लस, अब B से C तक ये 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। इसका मतलब 1 घंटे में कितना चल रहा है, 25 किलोमीटर। तो बच्चा 3 घंटे तक चल रहा है तो 3 घंटे में कितना चलेगा, 75 किलोमीटर। या इसके बीच का दूरी निकाल सकते हो, D2 बराबर S2 इंटू T2, तो 25 गुणे 3 75, ठीक है, ये हो गया 75 प्लस। अब बच्चा देखो ये 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है और 4 घंटे तक चल, नहीं 25 नहीं 50 है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है और 4 घंटे तक चल रहा है। इसका मतलब 1 घंटे में 50 किलोमीटर, तो 4 घंटे में 50 50 50 50 200 किलोमीटर चलेगा। तो यहां इसके बीच दूरी क्या आ जाएगा, D3 बराबर S3 इंटू T3, तो आ जाएगा 200 किलोमीटर। अब भैया ये तो एक लाइन में आ गया। अब ट्रिकी वाले बोलेंगे कि भैया ये तो एक लाइन में आ गया, ट्रिकी फार्मूला तो गड़बड़ा गया, ट्रिकी फार्मूला तो भूल जाएगा, हमें खुद ही नहीं याद है तो मैं आपको क्यों रटाऊं, ठीक है। तो और रटाना भी नहीं है, क्यों रटाऊं भाई, हर बात पे ट्रिकी फार्मूला, हर बात पे एक फार्मूला। अरे वो फार्मूला दिमाग से उड़ा दो ना, एक ही फार्मूले से धाड़ से साल करो एक लाइन में, दिमाग को बढ़ाओ ना यार, कैलकुलेशन बढ़ाओ अपना। कितना हो जाएगा, 275 275 और 2500 300, 25 5 30 10 40, 315 315 बटे 4 3 7 2 9, 9 आ गया, 9 3 27 27 4 31 9 5 45। तो ये बच्चा आ गया 45 किलोमीटर 35 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये बस जो चल रही है, जो ट्रेन चल रही है, वो 35 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है। तो औसत स्पीड इनका कितना है, इतना। जब आप बाइक चलाते हो तो भीड़ में स्पीड कम करते हो, भीड़ हट गई तो स्पीड और बढ़ाते हो, हाईवे पे आते हो तो बेटा और उड़ाते हो। तो क्या हुआ आपका, ये थोड़ी ना हाईवे में आपने उड़ा दिया 50 60 70 80 90, तो आपका स्पीड 90 ही मेंटेन है। अब
भीड़ भाड़ में 20 तक करते हो तो स्पीड आपका 20 पे मेंटेन, ऐसा नहीं है। टोटल जो चला है वो इसी तरह से कैलकुलेट कर लेना कि कितने समय तक कितने स्पीड से चलाया है, कितने समय तक कितने स्पीड से चलाया है, कितने समय तक कितने स्पीड से चलाया है, और इस तरह से निकाल लेना। औसत स्पीड पता चल जाएगा आपके बाइक का, कार का, ट्रेन का, बस का, जो कुछ भी आप चला रहे हैं। साइकिल चला रहे हैं तो मोनो के साइकिल का भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि औसत चाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इस पे कोई डाउट्स नहीं होगा। ठीक है, मैं एवरेज स्पीड का कंप्लीट कर चुका हूं यहाँ पे क्वेश्चन सहित। ठीक है ना, एक एक एग्जांपल लिया गया है, बाकी आप असाइनमेंट सॉल्व करेंगे तो वहां आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए अब अगला चीज है बेटा यहाँ पे, अभी तो मैंने पढ़ा कि एवरेज स्पीड, अब आपका आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड जिसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, जिसको हम कहते हैं तात्क्षणिक चाल। अच्छा बेटा, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्षणिक चाल निकाला जाता है, वो आपको पूरा स्पीड नहीं होता है। जैसे आप कोई कार चला रहे हो, बस चला रहे हो और चलते चले जा रहे हो। मान लिया कोई मोनू नाम का लड़का है, बस चला रहा है, कार चला रहा है, साइकिल चला रहा है, और उसके साइकिल बस कार पे सोनू बैठा हुआ है, वो चल रहा है, तो बोला अरे भाई कितनी स्पीड से चल रहा है? यही हो गया इंस्टेंटेनियस स्पीड। माने किसी क्षण जो आपसे पूछ लिया गया वही उस क्षण हो गया इंस्टेंटेनियस स्पीड। माने तात्क्षणिक चाल, उस समय का चाल, वो हमेशा का मेंटेन नहीं है। तो माने द स्पीड एट एनी टाइम स्मॉल टी इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, माने स्मॉल टी समय में जो भी चाल आपका है वही आपका तात्क्षणिक चाल कहलाता है। और इनको हम दिखाते हैं। तात्क्षणिक चाल यस जो दिखाया जाएगा बेटा वो हो जाता है लिमिट टी टेंड्स टू 0, बहुत कम समय अंतराल में, बहुत कम टाइम डिफरेंस में आता है। तो तात्क्षणिक चाल क्या होता है? दूरी बटा समय, है ना, तो ये हो जाएगा r/t। ठीक है, दूरी बटा समय, ये चीजें होता है, तो ये तात्क्षणिक चाल होता है। और इसको हम इस तरह से निकालते हैं। यार दूरी को कभी इन्होंने ds से दिखा दिया तो अब ds दिखा दीजिए, s से दिखा दिया तो s दिखा दीजिए, तो ये चीजें होता है। ठीक है, तो तात्क्षणिक चाल हम ये निकालते हैं, लिमिट t टेंड्स टू 0 लगा देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं, अगर दूरी को हम ये मान लें तो डेल्टा r/डेल्टा t कर देते हैं, या इसी को हम लिखेंगे dr/dt। ठीक है, ये चीजें करते हैं, या कभी कभी आपने पढ़ा होगा ds/dt लिखा जाता है। ठीक है, तो तात्क्षणिक चाल होता है। अब अगला स्टेटमेंट आता है आपका, अगला वेलोसिटी का, वेलोसिटी बेटा देखो, वेलोसिटी को हम कहते हैं वेग। वेग ये क्या है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी है ना, वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। क्यों? क्योंकि इसकी दिशा फिक्स होती है। वेग बराबर वेलोसिटी बराबर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेग बराबर विस्थापन बटे समय। तो आप ये कह सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर में स्केलर से डिवाइड करेंगे तो वेक्टर ही आता है, इसलिए वेग आपका क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब आपसे अगर पूछ लिया जाए औसत वेग, औसत वेग बेटा अगर आपका पूछ लिया जाए औसत वेग क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी, तो ये कुछ भी नहीं है, ये है आपका डेल्टा v/डेल्टा t, यही आपका एवरेज वेलोसिटी है। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपका जो हो जाएगा v इंस्टेंटेनियस, ये बेटा हो जाएगा लिमिट t टेंड्स टू 0, लिमिट t टेंड्स टू 0 डेल्टा v/dt ये लिखेंगे, या इसको हम लिखेंगे dv/dt। तो ये आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है, तात्क्षणिक वेग होता है। तो इस तरह से हम निकालते हैं, है ना। अब जैसे कह दिया कि भैया कोई पार्टिकल है जो यहां से चल करके यहां तक आया, ए से चल करके बी तक आया, 10 किलोमीटर चला और 2 घंटे का समय लिया इन्होंने, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा?
तो भैया वेलोसिटी हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 10 किलोमीटर का, 10 किलोमीटर अपॉन टाइम पे कितना हो गया 5 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से हम इनका वेलोसिटी निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज इसमें और है, आपका कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि जैसे कोई पार्टिकल है, ये कोई पार्टिकल है, मान लिया ए और बी दोनों आपके 3D में है, ए और बी स्ट्रेट लाइन में नहीं है, मैंने स्ट्रेट लाइन बना दिया, मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है। चलिए मैं मान लिया कि ए और बी आपके दोनों जो है क्या है 3D में, ठीक है। इनके कोऑर्डिनेट है 2 3 4 और इनका कोऑर्डिनेट हो गया यहां पे 6 5 2, ठीक है। तो बच्चों ऐसे केसेस में अगर पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो विस्थापन क्या होता है, अंतिम माइनस प्रारंभिक। अंतिम माइनस प्रारंभिक का मतलब अगर हम एक्स एक्सिस पे लिखेंगे तो ये एक्स एक्सिस बोला जाता है, ये वाई एक्सिस का, ये जेड एक्सिस का, ये एक्स एक्सिस का, ये वाई का, ये जेड का। तो जब हम एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो 6 में से 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 4, है ना। यहाँ 5 में से 3 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2, और यहाँ 2 में से 4 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा -2। तो ये डिस्प्लेसमेंट आ गया, ठीक है। और अगर कभी इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा जा रहा है आई जे के फॉर्म में, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, डी इक्वल टू आ जाएगा 4i कैप, एक्स की जगह आई कैप हो जाएगा, ठीक है ना, वाई की जगह हो जाएगा जे कैप 2j कैप, और जेड की जगह हो जाएगा के कैप। तो ये आ जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा आपका। अगर आप इनको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं आई जे के यूनिट वेक्टर के टर्म में लिख लेते हैं तो ये आ जाएगा। तो आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि अगर कोई भी बॉडी है जिस पर F बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप का न्यूटन का फोर्स लगाया जाता है, अगर कोई बॉडी है, पिंड है, जिस पर F बराबर इतने न्यूटन का बल लगाया जाता है और वो पिंड A से A बराबर 2 3 4 से विस्थापित होकर के B तक 6 5 2, माने वो बॉडी A 2 3 4 से डिस्प्लेस होकर के 6 5 2 इस पे आता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा, तो बेटा ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे हो जाता है आपका, हम ये डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं और वर्क डन पूछ लेता है। तो वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट डी कर देते हैं, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, और डॉट प्रोडक्ट आपको पता है ए डॉट बी लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2i है तो i डॉट i1 होता है, बाकी i डॉट का j के साथ 0 हो जाएगा, k के साथ 0 हो जाएगा, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा। j की जगह लेंगे तो j का i के साथ 0 हो जाएगा, j के साथ होगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा प्लस 6, और j का k के साथ होगा 0 हो जाएगा, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो कितना आ जाएगा 8 6 14। तो इस तरह का न्यूमेरिकल आपका अक्सर इंडियन एयर फोर्स नेवी के मैथमेटिक्स में आता है, और ये फिजिक्स का भी कंबाइंड कॉमन पोर्शन बोला जाता है। तो इस तरह से हम इसको निकालते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है आज औसत चाल और तत्क्षणिक चाल क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है पढ़ा होगा, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में आपने सीखा, औसत वेग और तात्क्षणिक वेग के बारे में पूछा। अब आपका इस पे चलेगा एक्सेलरेशन का आएगा और कुछ ग्राफ इसके आगे आएगा। तो अभी मोशन इन 1 और 2 पे कई लेक्चर बनेगा, अब आपका अगला लेक्चर इसके आगे आएगा। तो बच्चों अगर आपको ये बहुत अच्छे से पसंद आया हो, समझ में आया हो, एंजॉय किए हो आप, तो इसको खूब लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और भी बच्चों को शेयर करिए, दूर दूर तक पहुंचे और सभी बच्चे इसको जो है पढ़ पाए। ठीक है बेटा, आज का क्लास इतना ही। थैंक यू वेरी मच।